Excuses make today easy, but tomorrow harder. Discipline makes today hard, but tomorrow easier. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video, I am going to start with a new series on the international law for all the law students. In this series, I will discuss certain important questions relating to the international law, which are important for the all law students. आज इस सीरीज के अंदर मैं कुछ इंटरनेशनल लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं. इन दिस सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस दैट इज द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूँ, दिस इज द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इफ वी टॉक अबाउट द sources refers to the methods or procedure by which international law is created. यदि हम सोर्सेज की बात करते हैं, स्रोतों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से तात्पर्य उन तरीकों एवं प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है. स्रोतों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. Sources can be classified under two parts. One is the formal sources, another is material sources. जिसको हिंदी में आप कहते हैं औपचारिक स्रोत एवं सारवान स्रोत. तो these are the two main classification of the sources of international law. If we talk about the formal sources, they are also known as legal or direct sources. They consist of things or acts whereby they are clothed with legal validity. जहाँ पर इनको लीगल वैलिडिटी के द्वारा मतलब एक तरह से क्लोज कर दिया गया है. Whereas the material sources provide the evidence of the existence. जो material sources होते हैं वो केवल एक तरह से एविडेंस दिखा रहे हैं कि ये एग्जिस्टेंस में है. इफ वी टॉक अबाउट द मटेरियल सोर्सेज, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि फॉर्मल सोर्सेज का मतलब औपचारिक स्रोत और दूसरे मैंने आपको बताया सारवान स्रोत. तो जब हम बात करते हैं औपचारिक स्रोतों की, तो औपचारिक स्रोत या विधिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत भी उन्हें हम कहते हैं. ये उन स्रोतों से है जिनके द्वारा विषय वस्तु को विधिक वैधता या बंधनकारी बल प्रदान किया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द मटीरियल सोर्सेज या फिर हिंदी में आप क्या कहेंगे सारवान स्रोत. सारवान स्रोत उस सामग्री से है जिससे विधि निर्मित होती है, इसी से विधि की विषय वस्तु बनती है. इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेज अबाउट इट, प्रोफेसर स्टार्क हैज सेड दैट. प्रोफेसर स्टार्क ने इसके बारे में क्या कहा था? द मटीरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द एक्चुअल मटीरियल from which an international lawyer determines the rule applicable to the given situation. प्रोफेसर स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए प्रयोग करते हैं. If we talk about the sources, they are described under section 38 of the international law. इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विधि का सेक्शन 38 इसके स्रोतों के बारे में बताता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, sources can be classified under 5 heads. सेक्शन 38 के अनुसार स्रोतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस और कस्टम्स. सेकंड वन इज इंटरनेशनल कस्टम्स. थर्ड वन इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल स्टेट्स. फोर्थ इज डिसीजंस ऑफ द जुडिशियल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स और ज्यूरिस्डिक्ट वर्क्स. And the last source as described in section 38 is decisions or determination of the organs of international institutions. यदि हम इन्हीं सोर्सेज का हिंदी में जिक्र करें तो हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय अभिसम्य. सेकेंड इज अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं. थर्ड इज सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम. चौथा
न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय। एंड द लास्ट वन इज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंगों के निर्णय। These are the 5 sources which are described under section 38 of the international law. I will discuss these sources one by one. इन्हीं sources के साथ मैं एक करके इन्हें डिस्कस करने वाली हूँ। If we talk about the first source, जैसा कि मैंने आपको बताया है, फर्स्ट सोर्स इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो सोर्स मैंने आपको बताया दैट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रीटी। दीज आर द सेम। If we talk about the treaty, that may be defined as agreement entered into by the nation states for their relation with each other. ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे समझौते जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं उनके बीच में किए जाते हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में इसका सबसे पहला स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में निर्णय देगा, उससे संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के मामलों में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन द मॉडर्न पीरियड इंटरनेशनल ट्रीटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। द स्टैट्यूट डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल हैव टू डिसाइड any dispute between the nations in accordance with the provisions of the treaty between them that is existing। उनके बीच में जो ट्रीटीज हुई हैं, जो भी समझौते हुए हैं, सबसे पहले उनको देखा जाएगा जब भी उनके बीच में कुछ झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन। यदि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करते हो तो इसी के संबंध में वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 2 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द वियना कन्वेंशन, अ ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाई 2 or more states establish relationship between them governed by the international law। यदि हम वियना कन्वेंशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के करार जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संबंध स्थापित करते हैं। परंतु यह परिभाषा उचित नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी संधियां करती हैं तथा वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बंधनकारी भी होती हैं। अकॉर्डिंग टू स्क्वेंजर, treaties are the agreements between the subjects of international law creating a binding obligation in international law। इंटरनेशनल ट्रीटीज मे बी ऑफ 2 टाइप्स। यदि हम इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात करते हैं, तो ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले लॉ मेकिंग ट्रीटीज। फर्स्टली इज लॉ मेकिंग ट्रीटीज। इफ वी टॉक अबाउट द लॉ मेकिंग ट्रीटीज इन हिंदी वी कैन से द विधि निर्माण करने वाली संधियां। सेकेंड वन इज संविदा विधि। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस विद द विधि निर्माण करने वाली संधियां। विधि निर्माण करने वाली संधियां को हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टार्क, विधि निर्माण करने वाली संधियों के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। इन संधियों का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में तीव्र गति से हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियों में प्रथा अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थी और उस राज्य ने परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को संधियों द्वारा नियंत्रित करना बेहतर समझा। विधि निर्माण करने वाली संधियां भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। फर्स्ट, सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि को निर्माण करने वाली संधियां, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। सेकंड वन इज सामान्य चार्ट सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां। इनके अंतर्गत राज्यों के आपसी करार आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। विधि निर्माण करने वाली संधियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वही कार्य करती हैं जो विधायन राज्य विधि में कार्य करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून बनते हैं, जैसे हमारे देश के लिए पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून कार्य कर रहे हैं,
सिमिलरली विधि निर्माण करने वाली संधियां अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करती हैं। अतः अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विधि निर्माण करने वाली संधियां ही एक ऐसे साधन है जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि को नई परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सकता है तथा राज्यों के विधि के शासन का को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। If we talk about the law making treaties, they are the direct source of the international law. जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ का ये डायरेक्ट सोर्स है। The reason or the development of the law making treaties was that in view of the changing circumstances, custom was important source of the international law. क्योंकि उस समय यदि आप देखें तो कस्टम एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में देखा जाता था, बट इट वॉज इनएडिक्वेट सोर्स, ये इनएडिक्वेट था, ये पर्याप्त नहीं था। हैज द स्टेट्स रिगार्डेड इट नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट टू एंटर इनटू द treaties. In this way, they established their relations with each other in accordance with the changing circumstances. And the law-making treaties perform some functions in the international field as the legislation does in the state field. Law-making treaties may be again classified under the two categories. First is treaties enunciating the rules of universal international law. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनाइटेड नेशन चार्टर। Second one is international treaties which lay down the general principles. For example, Geneva Convention, Vienna Convention of the Law-Making Treaty. These are the examples of international treaties that lay down the general principles. This means law-making treaties lays down the general rules binding on the states or enunciates the new rules for the guidance of the states in the future or for their future international conducts. If we talk about the second treaty, जो सेकंड मैंने आपको ट्रीटी के दो प्रकार बताए। पहली ट्रीटी मैंने आपको बता दी लॉ मेकिंग ट्रीटी। सेकंड ट्रीटी का प्रकार कौन सा है? ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा आपको कह सकते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर हिंदी में हम कहेंगे संविधानिक संधियां। संविधानिक संधियां कौन सी होंगी? संविधा संधियां। सेकंड वन है संविदा संधियां। संविदा संध्या की जब हम बात करते हैं तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट, दिस डील्स विद स्पेशल मैटर्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स ओनली एंड द प्रोविजंस ऑफ दीज ट्रीटीज आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द ट्रीटी। जिनके बीच में वो ट्रीटी होगी उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगी। संविदा संधिया दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में होती है तथा उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो कि उसके पक्षकार होते हैं। अतः संविदा संधियां संबंधित राज्यों पर ही बाध्यकारी होती है। इस प्रकार की संधियां भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में मुख्य स्थान रखती हैं। इसके उदाहरण यदि आप देखें तो अपराधियों के प्रत्यारोपण से संबंधित, एक्स्ट्राडिशन से संबंधित जो उनके बीच में ट्रीटीज होती है वो कार्य करती हैं। इसी तरह से राज्यों के मध्य वाणिज्य दूतों के संबंध में राज्यों के मध्य द्विपक्षीय संधियां की जाती हैं और वही लागू होती हैं। अतः संविदा संधियों में अंतर्राष्ट्रीय विधियों के नियमों को जन्म देने एवं उनका विकास करने, उनका संशोधन करने आदि के अद्वितीय गुण विद्यमान होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ट्रीटी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे डील विद द मैटर्स और कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन द स्टेट्स। जो दो स्टेट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैटर्स हो रहे हैं, और ये केवल उन्हीं पे लागू होगी जिनके बीच में वो संधियां होंगी। जैसा मैंने आपको बताया। If we talk about the next type of treaty, that is the bilateral treaty. Bilateral treaty means it comprises of two parties and thus is binding on both of them. This treaty usually constitute the treaty contracts. And the last one is multilateral treaty. Multilateral treaty means in which where there are more than two parties. जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में हो रही है ट्रीटी, दो से अधिक पार्टियों के बीच में हो रही है तो वो मल्टीलेटरल ट्रीटी कहलाएगी। यदि वो दो पार्टियों के बीच में हो रही थी तो वो बाईलेटरल ट्रीटी होगी। सच ट्रीटी इज वन आल्सो रेफर्ड एज द लॉ मेकिंग ट्रीटी। इस ट्रीटी को लॉ मेकिंग ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट कंटेन्स अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टेट्स। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दो से अधिक स्टेट्स इसमें कार्य करेंगी। दिस वॉज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल, दैट वाज द इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये मैंने आपको पहले सोर्स के बारे में डिस्कस किया है। एंड द सेकेंड सोर्स इज इंटरनेशनल कस्टम। जो सेकेंड सोर्स है वो है आपका है इंटरनेशनल कस्टम,
जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। इंटरनेशनल, if we talk about the international custom, the term international custom that generally deals with the habitual course of conduct. Custom is habitual course of conduct observed uniformly and habitually. A usage is a twilight stage of the custom, and usage is a repetition of the acts. There may be usage without the custom. There may be usage without the custom, but there cannot be custom without the usage preceding it. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि का द्वितीय स्रोत है। अतः यदि हम देखें कि चिरकाल से चली आई प्रथा को कानून के साक्ष्य के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियम वो नियम हैं जिनका विकास एक लंबी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। प्रथा जो होती है, प्राय जो प्रथा होती है और जो चलन होता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं। स्टार्क के अनुसार चलन प्रथा की आरंभिक स्थिति होती है तथा जहाँ चलन समाप्त होता है वहाँ पे प्रथा आरंभ होती है। प्रथाओं द्वारा ही सबसे पहले विधि का जन्म हुआ था, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य स्रोत माना जाता है। यदि हम प्रथा के विकास की बात करें या महत्व की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कस्टम की यदि हम बात करते हैं तो प्रथा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास 3 प्रकार की परिस्थितियों में हुआ है। सबसे पहली राज्यों के राजनयिक संबंधों के द्वारा, सेकेंड वन इज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार एवं अभ्यास द्वारा, तीसरा राज्य विधि राज्यों के न्यायालयों के निर्णय एवं राज्यों के सैनिक एवं प्रशासनिक कार्य। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा का महत्व मुख्य कारण यह है कि इसमें संसद आदि नहीं है जो विधि निर्मित कर सके। शक्तिशाली विधायिनों के अभाव में विधि निर्माण करने का कार्य कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं एवं रिवाजों द्वारा ही होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कस्टम मीन्स कस्टम इज ए ट्राइब्यूनल दैट इज ए habitual course of conduct observed uniformly and habitually. A usage is a twilight of the custom, and usage is a repetition of the acts. And there may be usage without the custom, but there cannot be custom without the usage. According to Section 38, international custom is a prominent source of the international law. It is the oldest and original source of international law. According to Professor Stark, usage represents the twilight stage of the custom, and the custom begins where the usage ends. And usage is an international habit of the action that has not yet received full legal attestation. Customary rules of the international law are the rules which have been developed in a long process of historical development. International custom has developed by the spontaneous practices. Its rules are regarded as the possessing dynasty and the stability. Essential elements of the international custom may be duration. यदि हम essentials की बात करते हैं भी किसी भी कस्टम के लिए क्या क्या होना जरूरी है, सबसे पहला होता है ड्यूरेशन, कि नो पार्टिकुलर ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड, नो डज इंटरनेशनल कोर्ट एम्फेसाइज ऑन द एलिमेंट। भाई यदि हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं वो इस एलिमेंट को ध्यान नहीं करती, परंतु यहाँ पे कोई पार्टिकुलर ड्यूरेशन की बात नहीं है। इट्स प्रैक्टिस इज, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार बिना रुके की जा रही है, तभी वो कस्टम की आपकी कैटेगरी में शामिल होगा। सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मिटी, उसके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है। फॉर ए वैलिड कस्टम सब्सटेंशियल यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। यदि हम ये कहते हैं कि कोई भी कस्टम वैलिड कब माना जाएगा, जब वो लगातार चली आ रही है, प्रथा दीर्घ काल से चली आ रही है और वो यूनिफॉर्मली उसका पालन किया जा रहा है। थर्ड वन इज ओपिनियो ज्यूरिस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, इंटरनेशनल कस्टम शुड बी द एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय द लॉ।
यदि हम इन प्रथा के तत्वों की बात करते हैं तो प्रथा के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विधि की भांति कोई प्रथा बंधनकारी तभी होती है जब उसमें ये तत्व विद्यमान हो। सबसे पहला जैसे मैंने आपसे बताया कि एक कस्टम जो होता है, प्रथा जो होती है, वो दीर्घकाल से प्रचलित होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया वो तर्क संगत होनी चाहिए। तीसरा उसका निरंतर पालन किया जाना जरूरी है। फोर्थ इज किसी भी प्रथा के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रथा जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इसका जो पालन है वो अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज राज्य इसको सामान्य अभ्यास में लाते रहें, लगातार उस राज्यों द्वारा उसका पालन किया जा रहा है, तभी वो ये यदि ये जो मैंने आपको तत्व बताए हैं यदि वो तत्व विद्यमान है तभी वो जो प्रथा है वो वैलिड मानी जाएगी। तो प्रथा के लिए इंटरनेशनल कस्टम के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कस्टम मतलब जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और लगातार उसका निरंतर पालन होता हुआ आ रहा है देशों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो एक तरह से इंटरनेशनल कस्टम जो है वो सोर्स का स्थान ले लेगा। इट इज द कोर्स ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने आपसे बताया ना, कोर्स ऑफ कंडक्ट जो है मतलब जो लगातार जिसका वो पालन करते हुए आ रहे हैं। और जो कोई भी जो कस्टम होता है डैट इज द ट्विलाइट स्टेज, मतलब यहाँ पे जो यूसेज होता है वो ट्विलाइट स्टेज ऑफ द कस्टम होती है, उसकी शुरुआती स्टेज होती है। और यदि उसका शुरुआती स्टेज को लगातार वो पालन करते हुए आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगी, वो प्रथा बन जाती है। तो देयर कैन नॉट बी कस्टम विदाउट ए यूसेज, यदि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बिना यूसेज के कस्टम नहीं हो सकता। यदि इसी के संबंध में यदि हम कुछ वाद की बात करते हैं तो सबसे पहला जो वाद है वो आपका है वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस आर। इन दिस केस test regarding the general recognition of the custom was laid, and it is necessary that it should be proved by satisfactory evidence, and the custom is of such a nature that it has been received general consent of the states, and no civilized state shall oppose it। यदि हम किसी कस्टम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया पहला जो केस इसके संबंध में बताया है वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस आर के नाम से केस है। इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी विषय वस्तु पर वैध एवं निश्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए आवश्यक है कि संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध किया जाए कि प्रथा की प्रकृति इस प्रकार की है जिसको राज्य की सामान्य स्वीकृति मिल चुकी है तथा कोई भी सभ्य राज्य इसको विरोध नहीं करना चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। ये आपको मैंने वेस्टलैंड जो गोल्ड माइनिंग कंपनी का जो केस था उसके डिसीजन बताया है, जिसके अंदर इसको मान्यता दी थी, इसके बारे में बताया गया था। इसी के संबंध में यदि हम देखें तो सेकंड जो वाद हमारा आता है दैट इज राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, जिसको हम कहते हैं पोर्तुगल वर्सेस इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पोर्तुगल वर्सेस इंडिया, दैट इज द सेकंड केस इन दिस केस। In this case, International Court of Justice pointed out that when in regard to any matter of practice, two states follow it repeatedly for a long period of time, it becomes binding customary rule। यदि कोई भी रूल जो है वो लगातार किसी मतलब लगातार प्रैक्टिस के द्वारा दो स्टेट्स के द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उन कस्टम के द्वारा वो बाइंडिंग रूल हो जाएगा। ऐसा किस केस में बताया मैंने को, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, या फिर इसको पोर्तुगल वर्सेस इंडिया के केस के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड केस आपका इसी के सीरीज में आप ले सकते हैं असाइलम केस। इन दिस केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज हेल्ड दैट वेयर ए लोकल एंड रीजनल कस्टम इज एस्टेब्लिश्ड इन सच ए मैनर इट हैज बिकम बाइंडिंग ऑन द अदर स्टेट। तो ये मैंने आपको कुछ वाद बताए हैं जो इसी से संबंधित है, तो आप इन वाद का जिक्र इसके अंदर कर सकते हैं। एंड द थर्ड सोर्स इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल स्टेट्स। तीसरा जो सोर्स है जैसे मैंने आपसे बताया है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 38 डिस्क्राइब द थर्ड सोर्स है द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल स्टेट्स। It provides that the general principles of law recognized by the civil states are the third source of the international law. In modern time, it has become an important source. This source helps international law to adopt itself and in accordance with the changing time and circumstances.
By general principles of law recognized by the civil states, we mean those principles which have been recognized by the almost all the states. वो प्रिंसिपल है जो सभी स्टेट्स के द्वारा जिसको मान्यता दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों से तात्पर्य है कि उन सामान्य नियमों से है जिनको करीब करीब सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत करके मान्यता दे दी गई है, और ये थर्ड स्रोत के रूप में तीसरे स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसी के संबंध में आप पहला वाद लेकर चल सकते हैं आर वर्सेस केन के नाम से। इस वाद में ये निर्णय दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय, साम्य, सुविधा तथा संबंधित विषय के तर्क पर आधारित है जो लंबे समय के व्यवहार द्वारा मान लिया गया है। इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन द जस्टिस, इक्विटी एंड कंसाइंस विच हैज टेकन एक्सेप्टेड बाय द लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स। सेकेंड वाद आप ले सकते हैं इसी के संबंध में यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्कूनर। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्कूनर के वाद में ये कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। इंटरनेशनल लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द civilized states. In this case, decision was given relating to the abolition of slavery system. यदि हम चौथे सोर्स की बात करते हैं, फोर्थ सोर्स जो है इसी से संबंधित, वो आप कह सकते हैं डिसीजन ऑफ द जुडिशियल एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स या ज्यूरिस्टिक वर्क्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय, न्यायालयों के निर्णय को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय तथा दूसरा राज्यों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय की जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की संविधि के अनुसार न्यायकार इंटरनेशनल कोर्ट का निर्णय पक्षकारों पर तथा संबंधित वाद पर ही बंधनकारी होगा। न्यायालयों के पूर्ण निर्णय न्यायालय पर स्वयं बंधनकारी नहीं है तथा इंटरनेशनल कोर्ट अपने पूर्ण निर्णय को बदल सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं वो कभी भी उन पर बंधनकारी नहीं होते। ये केवल उन्हीं वादों पर बंधनकारी होते हैं जो जिस केस पर ये अप्लाई किए जा रहे हैं, और इवन इंटरनेशनल कोर्ट भी उन निर्णयों को बदल सकता है। तो इसके संबंध में आप ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जो निर्णय होते हैं वो कहीं भी बंधनकारी नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं राज्यों के न्यायिक निर्णय। इफ वी टॉक अबाउट द राज्यों के न्यायिक निर्णय, राज्यों के न्यायिक निर्णय भी दो प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम बन सकते हैं। सबसे पहले राज्यों के न्यायालयों के निर्णय अमेरिका में चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार प्रत्येक देश के न्यायालयों के निर्णय ये बताते हैं कि उन परिस्थितियों में उस देश में अंतर्राष्ट्रीय विधि किस प्रकार लागू होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये मैंने आपको सेक्शन 38 द्वारा बताए गए सोर्सेज का जिक्र किया है। If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.